सत श्री अकाल एवरीवन। पहले जरा ये कुछ वीडियोस देखो, फिर इनके बारे में जरा गहरे में बात करो। हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं भगवान मोदी को 100 साल और जिया है और देश मोदी को ही रहे। कितने साल के लिए ऐसा होगी, इलेक्शन हो ही ना, मोदी जी को ही रखो। ये अब कही आपने बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप को कौन जितवाएगा? मोदी जी जितवाएंगे। रशिया में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे, है कि नहीं सर? इन वीडियोस को हो सकता है आपने पहले कई बार देखा हो, इनके ऊपर डिस्कशन सुनी हो या इनको एज मीम्स देखा हो, पर आज जरा इनको थोड़ा इंटेलेक्चुअली देखते हैं। ये वीडियोस को देखें तो इनके अंदर जो पर्सन बोल रहा है या जिस पर्सन की बात हम सुन रहे हैं, वो पर्सन बहुत ज्यादा कन्विंस्ड दिखता है। उसका एक कंसेंट, एक सहमति दिखती है प्रेजेंट सरकार के प्रति और प्रेजेंट हालातों के प्रति। उसका जो ये कंसेंट है, ये कंसेंट नेचुरल नहीं नजर आता, ये मैन्युफैक्चर्ड नजर आता है। इस चीज को मैं इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन कहूंगा। जिस तरह से पानी अगर स्टैग्नेट होकर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो गंदा हो जाता है, उसी तरह अगर सोच भी एक ही जगह खड़ी हो जाए तो वो भी खराब होने लगती है, जिस तरह हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं। इन वीडियोस के अंदर ये जो इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का नतीजा है। और ये कंसेंट मैन्युफैक्चर कैसे हुई? प्रोपोगेंडा से। तो अगला सवाल हमारे आगे खड़ा होता है कि ये प्रोपोगेंडा क्यों है और कैसे बना। पहले हम इसके क्यों पे आते हैं। देखो, एक डिक्टेटरशिप के अंदर जो इंपॉर्टेंस वायलेंस की होती है, हिंसा की होती है, वही इंपॉर्टेंस डेमोक्रेसी के अंदर प्रोपोगेंडा की होती है। एक इंटेलेक्चुअल को या एक क्रिटिकल थिंकर को हमेशा अथॉरिटी के, डोमिनेशन के और कोएर्जन के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सीक आउट करना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है और उनकी जो लेजिटिमेसी है उसको क्वेश्चन करते रहना होता है कि ये क्यों है, क्या मुझे इनकी जरूरत है, क्या ये मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। डेमोक्रेसी कभी भी इग्नोरेंट मासेस के लिए नहीं है, जिनको मार्जिनलाइज, कंट्रोल या डाइवर्ट किया जाता है और वो इग्नोरेंट मासेस सोचते हैं कि हमारे अच्छे के लिए किया जा रहा है। और ये सारे उदाहरण आप इन वीडियोस में देख ही रहे हैं। एक जो रैशनैलिटी होती है वो एक काम ऑब्जर्वर के लिए होती है। जब आप शांत रह के अपने आसपास देखते हो कि जो हो रहा है क्या वो सही है, वो गलत है। एक आम आदमी का दुखांत ये है कि वो रीजन से ज्यादा फेथ को इंपॉर्टेंस देता है। फेथ जिसको मेंटेन करने के लिए कुछ नेसेसरी इल्यूजन और कुछ इमोशनली पोटेंट सिंप्लीफिकेशन एक मिथ मेकर बनाता है, ताकि लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके, उनको अपनी लाइन में रखा जा सके। ये मिथ मेकर कौन है? तो आप मान लो कि ये मिथ मेकर जॉर्ज ऑरवेल की बुक 1984 के अंदर का बिग ब्रदर है। जब डेमोक्रेसी नई नई आई तो जितने भी टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन, डिक्टेटरशिप और मोनार्की थी, उन सबके मनों में एक ही बात आती जो आज के सभी अथॉरिटेरियन लीडर्स के मन में आती कि डेमोक्रेसी ने लोगों को इतना एरोगेंट और इतना क्यूरियस बना दिया है कि ये सिंपली सिविल रूल के आगे सबमिट कर ही नहीं सकते। इनको सवाल पूछना है, ये चुपचाप मान ही नहीं सकते हैं। करो क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट को, करो। कोविड हुआ, बचाया, अभी बचाया, बार बार बचाया, और हमने क्या किया? इंटेलेक्चुअल बनते गए। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। You are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो बात और ये सवाल जो इन सबके मन में आता है, इसके लिए इनको एक नॉन टोटलिटेरियन सरकार में प्रोपोगेंडा की जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर कि ये प्रोपोगेंडा होता कैसे, ये सब क्यों होता है, प्रोपोगेंडा की जरूरत क्या है। इन सब चीजों को अमेरिका में एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल नॉम चॉम्स्की ने भी ऑब्जर्व की और इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 1988 में एडवर्ड एस हरमन के साथ एक बुक लिखी, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया, जिसमें उन्होंने मुख्य तौर पर जो मास मीडिया देश के अंदर काम करती है उसका एक प्रोपोगेंडा मॉडल हमको समझाया, जिसके अंदर उन्होंने 5 फिल्टर्स बताए जिसके थ्रू ये सारा प्रोपोगेंडा चलता है। ये 5 फिल्टर्स को अगर स्टडी कर लिया जाए
तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा मीडिया हमें किस तरह का प्रोपेगेंडा बेच रहा है। और आज इन्हीं सब फिल्टर्स के बारे में हम इंडियन मीडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे और इन सब को समझेंगे। अब इस प्रोपेगेंडा मॉडल के अंदर जो पहला फिल्टर है वो है ओनरशिप, कि जो मीडिया न्यूज़ दे रहा है उसको ओन कौन करता है। और ये काफ़ी हद तक उस मीडिया एजेंसी की लिमिट्स को डिफाइन करता है कि वो किस तरह की न्यूज़ देगा और जो न्यूज़ है उसको किस तरह से पेश करेगा, किन ओपिनियंस या किन पर्सपेक्टिव्स के साथ वो उस न्यूज़ को पेश करेगा। अब अगर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी न्यूज़ एजेंसी को ओन करती है, तब तो ये बात साफ है कि वो न्यूज़ एजेंसी उस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेगी और ऑपोजिशन की तरफ से नहीं बोलेगी। वो हमेशा उस पार्टी की अच्छी नीतियों को आगे प्रमोट करेगी और ख़राब नीतियों पर पर्दा डालेगी और ऑपोजिशन के हर क्रिटिसिज्म को काउंटर खुद करने की कोशिश करेगी। आपने कई बार देखा होगा, अभी तो हमारे देश में बहुत कॉमन हो गया है कि कई सारे पत्रकार जो हैं वो एज अ पॉलिटिकल पार्टीज स्पोक पर्सन बात करते हैं कि आप अगर उनकी बात को जरा बिना किसी वीडियो के सुनो तो यू कैन डिफरेंशिएट कि ये कोई जर्नलिस्ट बोल रहा है या किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बोल रहा है। आप 2047 तक तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली ने सता दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। इंटरेस्टिंग चीज मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई और लंच पे रोना धोना शुरू। 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। अब अगर तो पॉलिटिकल पार्टी ओन करती है तब तो ये सिस्टम रहता है, अगर कोई कॉरपोरेशन ओन करती है तो भी उस चीज़ का सिमिलर ही सिस्टम रहता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो एनडीटीवी को अडानी ओन करते हैं, नेटवर्क 18 को अंबानीज ओन करते हैं, टाइम्स नाउ ग्रुप को जैन्स ओन करते हैं, एक्सप्रेस ग्रुप को गोयंकाज ओन करते हैं, जो एचटी मीडिया है उसको बिरलाज ओन करते हैं, जी मीडिया को सुभाष चंद्र ओन करते हैं और इंडिया टुडे ग्रुप को अरुण पुरी ओन करते हैं। अब ये जो बिजनेसेस हैं इन सब का न्यूज़ मीडिया एजेंसी इन सब के अंदर एक इन्वेस्टमेंट है, पर ये इनका अकेला बिजनेस नहीं, इनका एक बहुत डाइवर्स एम्पायर जिसके अंदर कई सारे बिजनेसेस में ये लोग काम करते हैं। अब अगर इनका ओन्ड मीडिया सरकार को क्रिटिसाइज करता है तो सरकार की तरफ से इनके बाकी बिजनेसेस के जो लाइसेंसेस हैं और परमिशंस हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा चांस ये भी होता है कि इन कॉरपोरेशंस का जो ओन्ड मीडिया है वो हमेशा करंट गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही बोले, और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये, अद्भुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदूज को यह संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो मन गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, लगता है कि भाई कोई तो है जो हिंदुओं के लिए भी सोच रहा है। #Hindu Rights Matter। This is Hindu revivalism। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? प्रधानमंत्री मोदी वक्त के जबरदस्त पाबंद हैं, चाहे रात में कितनी भी देर तक जग रहे हों लेकिन तड़के ही जग जाते हैं। मोदी की मेहनत का राज क्या है? 20 घंटे काम और 4 घंटे आराम। अब पहले फिल्टर ओनरशिप के बाद आता है दूसरा फिल्टर फंडिंग। अब न्यूज मीडिया एक बिजनेस है और बिजनेस को चलने के लिए चाहिए पैसा, और पैसा न्यूज मीडिया को ज्यादातर आता है एडवर्टाइजिंग से। जिस तरीके से जो न्यूज हमें मीडिया देता है वो एक प्रोडक्ट है, उसी तरह हम जो न्यूज देखने वाले हैं वो भी एक प्रोडक्ट है जिसको न्यूज मीडिया एडवर्टाइजर्स को बेचती है।
अब एडवर्टाइजर ज्यादातर ये तो नहीं डिसाइड कर सकते कि क्या दिखाया जाएगा, पर वो ये जरूर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी फंडिंग किस तरह की न्यूज दिखाने वाली न्यूज एजेंसीज को देंगे। इसलिए ये बहुत नेचुरल है कि जो एडवर्टाइजर्स है उसके लिए जो न्यूज एजेंसी है वो अपनी न्यूज दिखाने का तरीका या किस तरह की न्यूज वो दिखा रही है उसको वो मोल्ड कर ले। अब इस चीज को कई बार देखा गया है कि जो सरकारी एडवर्टीजमेंट होती हैं वो फेवरेबल रिपोर्टिंग करने वाली न्यूज एजेंसीज के लिए बढ़ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप अगर किसी न्यूज मीडिया एजेंसी की वेबसाइट खोल कर देखो तो सबसे ऊपर एक बैनर आ रहा होता है जो सरकार की एडवर्टीजमेंट कर रहा हो, और जो अनफेवरेबल न्यूज रिपोर्ट करती हैं उनके लिए वो फंडिंग घट जाती है या एकदम खत्म ही हो जाती है। उनको एक्सक्लूड ही या बायकॉट कर दिया जाता है कि हम उनको एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। और दूसरा एक फैक्टर जो इस चीज में आता है वो है टीआरपी। टीआरपी से ही डिसाइड होता है कि जो एक एडवर्टीजमेंट एक न्यूज एजेंसीज को मिलेगी उसका प्राइस क्या होगा या किस न्यूज एजेंसीज को कितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट मिलेगी। इसलिए बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ये ट्राई करती हैं कि वो सेंसेशनलिज्म, डिस्ट्रैक्शन और लो आईक्यू न्यूज को रिपोर्ट करके या उस तरह के प्रोग्राम्स चलाकर ज्यादा से ज्यादा टीआरपी इकट्ठी करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स कलेक्ट कर सके। अब उठने जा रहा है 5000 साल पुराने एक ऐसे रहस्य से पर्दा जिस पर सदियों से विवाद भी है और उस पर रिसर्च भी जारी है। मामला है रावण के उस पुष्पक विमान का। क्या रावण दुनिया का पहला पायलट था? भाई रावण कौन था? रावण एक ब्राह्मण था। हमने रावण के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा, लेकिन अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें तो रावण एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जिसने पुष्पक विमान। कहेंगे मेसी आत्महत्या के बारे में क्यों सोचेंगे? नहीं सोचे। बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। यहाँ पर इंडियन नेवी है, कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हमको फेक न्यूज देखने को मिलती है। इस सब के अंदर जो जनता है उसको मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत ज्यादा टाइम पर एक वन पार्टी नैरेटिव जो है न्यूज बन के रह जाती है। इस वजह से ये सेकंड फिल्टर जो है ये भी प्रोपेगेंडा मॉडल को सपोर्ट करने का एक जरिया बन जाता है। ओनरशिप और फंडिंग के बाद जो तीसरा फिल्टर हमको देखने को मिलता है वो है द मीडिया एलिट। इसके अंदर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यूज होती है वो सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों से ही मिलती है जिनको सूत्र भी कहा जाता है। ये पीएम ऑफिस के अंदर, सीएम ऑफिस के अंदर या सरकारी महकमों के अंदर काम करते हुए लोग होते हैं जो कि इंटरनल न्यूज एजेंसीज को देते हैं जो कि हम तक पहुंचती हैं। अब ये कोई गलत प्रैक्टिस नहीं है, पर कई बार इस चीज के अंदर ये होता है कि अगर उस न्यूज को यूज कर कोई न्यूज एजेंसी नेगेटिव रिपोर्टिंग करती है तो उनको इन सूत्रों का एक्सेस बंद कर दिया जाता है, और जो न्यूज एजेंसीज फेवरेबल न्यूज रिपोर्ट करती हैं सिर्फ उन्हीं को एक एक्सेस दिया जाता है कि वो जाकर इन लोगों के साथ एक्सेस में रखकर न्यूज दे सके। आपने ये देखा होगा कि जो पीएम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इकट्ठी बहुत सारी मीडिया को बुलाकर उनको जवाब नहीं देते। कुछ सिलेक्टेड न्यूज चैनल्स को या न्यूज एंकर्स को ही 2024 के इलेक्शंस के पास उनको इंटरव्यू देने दिया गया, और वो किस तरह के इंटरव्यू थे और किस तरह के सवाल उसमें पूछे गए वो हम सबको पता ही है। उसमें कई सारे देखने को मिल सकता है कि किस तरह की वन साइडेड रिपोर्टिंग हुई है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है। मैंने देखा हर जगह आप जिम्मेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं कि मोदी के नाम पर वोट देना है। वोट तो सिर्फ मोदी जी को जा रहा है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है। और फिर ये भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए। कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। लोग भी कहते हैं कि अगर सब इतना आसान है तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आप?
आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, 4-5 रैली कार्यक्रम, कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में। आप निरंतर लगे हुए हैं, हर कोई देख रहा है। तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? इतनी ऊर्जा आप कहाँ से लेकर आते हैं? प्रधानमंत्री जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? पूछता है भारत, नेशन वांट्स टू नो, आप इतने रिलैक्स्ड कैसे रहते हैं? ये एक एग्जाम्पल है द मीडिया एलीट का, जहां पर फेवरेबल रिपोर्टिंग करने वाला मीडिया एक एलीट बन जाता है जिसको सरकार में बैठे लोगों तक का एक्सेस होता है। और आपने एक तो ये देखा भी होगा कि एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट जो कि फेवरेबल रिपोर्टिंग करती है, हाल ही में उनके बेटे की वेडिंग थी और उसमें पूरा का पूरा कैबिनेट इंक्लूडिंग द पीएम ऑफ द कंट्री भी गए। तो यहां से आप एक एग्जांपल लगा सकते हो कि किस तरह जो मीडिया एलीट है ये वाला फिल्टर काम करता है। अब इस प्रोपोगेंडा मॉडल के अंदर जो फोर्थ फिल्टर काम करता है वो होता है फ्लैग। अब इससे पहले कि हम फ्लैग फिल्टर को डिस्कस करें, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है। तो अब डिस्कस करते हैं ये फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है कि अगर कोई न्यूज़ एजेंसीज गवर्नमेंट की फेवरेबल रिपोर्टिंग नहीं करती या जो कॉमन वॉइस गवर्नमेंट चाहती है कि यही रिपोर्टिंग हो, उससे अलग रिपोर्टिंग करती है, तो उसको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे कि दैनिक भास्कर ने जो कोविड के टाइम पे डेथ्स की अंडर रिपोर्टिंग हो रही थी उसको पॉइंट आउट किया था। उसके बाद दैनिक भास्कर को कई सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनकी तरफ से रेड्स का सामना करना पड़ा। और इसके अंदर ये भी देखा जा सकता है कि जो इंडिविजुअल जर्नलिस्ट हैं, अगर वो गवर्नमेंट की लाइंस के साथ ना चलें या उनके फेवरेबल रिपोर्टिंग ना करें या उनके साथ का सिमिलर ओपिनियन ना दिखाएं, तो उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, उनको निकाला भी जा सकता है। इसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह हैं, जिनको उनके ट्वीट के लिए और उनकी रिपोर्टिंग के लिए आज तक से निकाल दिया गया था। पर वो एक बहुत ब्रेव और सच्चे जर्नलिस्ट हैं जिनका मैंने चैनल हाल ही में एक्सप्लोर किया और मैंने देखा कि उन्होंने ब्रेवली किस तरह से कई सारे सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर जर्नलिज्म किया है और सच लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो उनको हमारा एक सैल्यूट है। तो ये जो फ्लैग वाला फिल्टर है, ये एक तरह से जो पिछला फिल्टर था मीडिया एलीट का, उसका रिवर्स काम करता है, जहां पर जो फेवरेबल रिपोर्टिंग करते हैं उनको तो ज्यादा एक्सेस दिया जाता है या फंडिंग में ज्यादा एडवर्टीजमेंट दी जाती है, लेकिन जो अनफेवरेबल रिपोर्टिंग करते हैं, जो क्वेश्चन करते हैं, जो काउंटर करते हैं, उनको या तो मीडिया गवर्नमेंट एजेंसीज को यूज करके उनको हरास किया जाता है, या फिर उनको गवर्नमेंट में जो सोर्सेज है उनका एक्सेस नहीं दिया जाता, या फिर उनको जो न्यूज एजेंसी है वो ही निकाल देती है। अब इस प्रोपोगेंडा मॉडल के अंदर जो फिफ्थ फिल्टर काम करता है वो है द कॉमन एनिमी, कि मीडिया और गवर्नमेंट लोगों को एक कॉमन एनिमी दिखाए कि अभी देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका रीजन ये है, ताकि गवर्नमेंट अपने ऊपर से ब्लेम हटा सके या लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके या उनको अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा कर सके, जिससे वो अपने आप को एक सेवियर दिखाकर लोगों के वोट्स पा सके। हमारे देश में कई सारे मौकों पर ये कॉमन एनिमी बदलते रहते हैं। कभी ये मुस्लिम्स हो जाते हैं, कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे देगी क्या? और नरेंद्र मोदी ही उसे बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस घर, मंगलसूत्र छीन लेगी लेकिन मोदी होने नहीं देंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। कभी ये फार्मर्स हो जाते हैं जो फार्म लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उनको कई बार खालिस्तानी कहकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनके प्रोटेस्ट को वीक करने की कोशिश की जाती है। कई बार ये स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उनको ऐसे दिखाया जाता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कई बार इस चीज को पॉइंट आउट किया गया है। जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। कई बार जब मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो
उनको अल कायदा कहकर, इस तरह की बातें कहकर उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो कई कई मौक़ों पर एक कॉमन एनिमी दिखाने की कोशिश की जाती है। हाल ही में जो सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जब लद्दाख प्रोटेस्ट के बाद अरेस्ट हुए, तो उनके पीछे भी एक प्रॉपर विच हंट चला, जिसके अंदर उनको भी देश का एक दुश्मन दिखाने की कोशिश की गई। जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए लिकर केस के मामले में, तो भी पूरा मीडिया, कई सारे यूट्यूबर्स, उन्होंने भी दिखाने की कोशिश की है। पर हाल ही में कोर्ट ने जितने लोग उसके अंदर अरेस्ट हुए थे उन सबको बरी कर दिया। तो एक तरह से ये दिखाया जाता है कि किस तरह जब गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करती है तो मीडिया प्रॉपर उसके पीछे पीछे चलता है, ये दिखाने के लिए कि एक कॉमन एनिमी पूरे देश के खिलाफ है, कि देश की सारी प्रॉब्लम्स का कारण अब ये, और उसके पीछे एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा विच हंट चलाया जाता है जिससे उसको एक कॉमन एनिमी दिखाया जा सके। इसको नॉम चॉम्स्की ने मीडिया के प्रोपोगेंडा मॉडल का 5th फिल्टर कहा है। इन कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंटरनेट के ऊपर भी पैरेलली न्यूज़ कंज्यूम करने की कोशिश करें। जितने भी यूट्यूबर्स करंट अफेयर्स के ऊपर कंटेंट बनाते हैं उनको एक्सप्लोर करें, चाहे उनकी आइडियोलॉजी मेरे साथ सहमत हो ना हो। आपकी जो भी आइडियोलॉजी हो, जिस तरह की न्यूज़ या करंट अफेयर आप देखना चाहते हो उसको एक्सप्लोर करें, ताकि आपको जो मास मीडिया है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव मिल सके, ताकि आप सही इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर सकें। हाल ही में हमने देखा कि पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर गवर्नमेंट ने कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर का भी कंटेंट टेक डाउन किया है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का क्रिटिकल था। कई सारे जो कार्टूनिस्ट हैं, पॉलिटिक्स में जो काम करते हैं, उनका कंटेंट डाउन किया गया। एक कॉमेडियन जिनकी रील मोदी जी का जो फॉरेन विजिट्स पे जिस तरह से वो बिहेव करते हैं उसके ऊपर थी, उसको टेक डाउन किया गया। तो देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट धीरे धीरे इंटरनेट के ऊपर भी कंट्रोल जमा रही है। तो अगर आप लोग इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो पहले तो आपके अकॉर्डिंग जो सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो गवर्नमेंट का क्रिटिकल है, उसको सपोर्ट करें, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, उनकी वीडियोस उनको देखें, ताकि उनको भी सपोर्ट मिल सके, ताकि वो भी फाइट बैक कर सकें देयर राइट एंड देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। साथ में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो लोग देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग फ्रीडम और डेमोक्रेसी में मानते हैं उनके आगे ये एक टास्क है कि वो अपने एफर्ट्स को डेडिकेट करें उन लोगों की स्ट्रगल में जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और लोगों को रियलाइज कराएं कि उनके राइट्स क्या हैं। और उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके एफर्ट्स हैं वो पावर और प्रिविलेज को सर्व ना करें, बल्कि जो उस पावर और प्रिविलेज के विक्टिम्स हैं उनको सर्व करें। आज के समय में जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, उन सब देशों के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो पीआर एजेंसीज के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जहाँ पर एक एक शब्द जो कोई लीडर बोलता है वो पीआर एजेंसी उनकी डिसाइड करती है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या आ रहा है या एक लीडर क्या कह रहा है, उससे उसकी इंटेंशन साफ नहीं होती। इस प्रोपोगेंडा मॉडल के अंदर गवर्नमेंट एक्शन क्या ले रही है, उससे गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर होती है कि क्या वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इन नेचर है या वो अथॉरिटेरियन इन नेचर है। इन सारी के अंदर मैंने जो अभी आपको एग्जांपल्स दिए, उससे ये चीज़ एक साफ होती है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर भी अथॉरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसलिए इन एक्शंस को देखना, इन स्ट्रक्चर्स को सीक आउट करना और इनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करना हम सबका फर्ज बन जाता है। और ये बात तो साफ है कि जब तक एक स्पेशलाइज्ड एलीट क्लास पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में रहेगी, वो अपनी पॉलिसीज़ को अपनी नीड्स के को सर्व करने के लिए बनाएगी। और अगर मीडिया भी उन्हें सर्व करेगा तो हमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के ऊपर वो मीडिया हमेशा गवर्नमेंट को और उनकी नीतियों को डिफेंड करता हुआ मिलेगा। और वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये मीडिया इंडिपेंडेंट है या ये भी उसी प्रोपोगेंडा मॉडल का हिस्सा है जिससे लोगों का कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जाता है, ताकि उनको नेसेसरी इल्यूजन्स में रखकर उनको इमोशनली पोटेंट सिंप्लीफिकेशंस देकर उनको गवर्नमेंट की लाइंस पर चलाया जा सके। तो
ये थी मेरी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन उस प्रोपेगेंडा मॉडल की और ये इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर मीडिया में कैसे काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।